शुरुआत करते हैं हम आज के एडिटोरियल की। पहला आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है हीट वेव को लेकर के। मौसम में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले का आंकड़ा यदि हम देखेंगे उस दौरान से लेकर के आज के टाइम तक, ठीक है, किस प्रकार के चेंजेस जलवायु में आए हैं, जलवायु में परिवर्तन होने से लोगों ने कौन कौन सी समस्याओं को फेस किया है, ठीक है, डेथ का आंकड़ा किस प्रकार का रहा ये भी इसमें बताया जाता है। और सबसे लास्ट में बताया जाता है कि हम जलवायु परिवर्तन जो देख रहे हैं इससे कैसे करके निपटेंगे, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो हीट वेव से निपटने के उपायों से रिलेटेड है। तो इंडिया को क्या करना होगा, इंडिया को इंक्लूड करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारे पास पैसा रहना चाहिए, जब तक हम पैसा खर्च नहीं करेंगे हम इससे निपट नहीं सकते। तो हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव की ज़रूरत है ताकि हम एडॉप्ट कर सकें इफ़ेक्टिव कूलिंग प्लान्स, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है। आप ये देखो कि जितनी गर्मी मार्च अप्रैल के दौरान नहीं लगी थी उतनी गर्मी अभी बारिश के टाइम में हम फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है, इससे हम कैसे करके निपटेंगे, इस आर्टिकल में बताया जाता है। तो मानव जाति द्वारा जीवाश्म ईंधन का जो निरंकुश उपयोग किया जा रहा है उसका ये रिजल्ट है कि हमारे ग्रह का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी से बढ़ चेंज होता है फिर हमारे मौसम का पैटर्न, ठीक है। जैसे कि जिस टाइम में बारिश होना चाहिए उस टाइम में कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं कहीं पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है कि वो एक डिजास्टर का रूप ले ले रहा है, ठीक है। जैसे कहीं बादल फट गया, बिजली गिर रही, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ गया, जैसे असम का हम देख रहे हैं ना, बाढ़ की कंडीशन बन गई। तो इंडिया में भी हम इस प्रकार के केसेस, इस प्रकार के एग्जाम्पल रजिस्टर होते हुए देख रहे हैं, जिसमें वेदर की ख़राब कंडीशन शामिल है। सेकेंड नंबर की बात यह है जो मानसून है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा असामान्य होने लगा है आजकल। एंड तीसरी नंबर की बात यह है कोस्टल इरोजन हमको देखने को मिल रहा है। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल भारत में रजिस्टर किए गए हैं। तो भारत भी अनिश्चित मानसून, तटीय कटाव के साथ साथ में खतरनाक आवृत्ति वाले विषम मौसम की घटनाएं दर्ज करते जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ अच्छा नहीं हुआ हो या फिर भारत कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा। एक एनालिसिस किसका पब्लिक वेदर डाटा है, यहाँ पर पिछले हाफ सेंचुरी का हम यहाँ पर डाटा देखेंगे, पिछले 50 साल का ये अध्ययन किया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, शॉर्टकट में CSE के द्वारा। इसमें क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में, इस अध्ययन में ये बताया जाता है कि जो ऑल इंडिया का एवरेज टेम्परेचर है मानसून के दौरान, मानसून मतलब जून से लेकर के सितंबर के दौरान काफ़ी ज़्यादा रहा था। वहीं आप तुलना करोगे मार्च और मई की अपेक्षा, मतलब गर्मी के दिनों से ज़्यादा टेम्परेचर हम बारिश के टाइम में देख रहे हैं। सेकेंड नंबर की बात यह है कि जो मानसून का टेम्परेचर था ना वो कितना था, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड हायर रहा है यदि हम तुलना करेंगे 1951 और 1980 के दौरान जितना टेम्परेचर हुआ करता था। 1951 से 1980 के दौरान जो समर का टेम्परेचर रहा करता था उससे 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा है बारिश के टाइम का तापमान। तीसरे नंबर की बात यह है कि 2012 से लेकर 2021 तक 0.3 से ये बढ़कर कितना हो गया है, ये गैप 0.4 हो गया है। अब फिर बात हम करते हैं IMD की, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। इनका कहना है इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना बढ़ा है, 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड 1901 से लेकर के 1920 के दौरान का ये अध्ययन किया गया है, ठीक है। लेकिन वहीं CSE का अध्ययन क्या कहता है, ये भी काफ़ी कुछ सपोर्ट करता है सिमिलर स्टडीज़ को ऑन दिस लाइन। पहले नंबर की बात ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूनिफॉर्म राइज हो रहा है टेम्परेचर में अक्रॉस सीजन, सारे सीजन में हमें टेम्परेचर में समान रूप से बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि ठंडी के दिनों में जनवरी और फरवरी में, और इसके बाद जो
पोस्ट मानसून होता है अक्टूबर दिसंबर का, एवरेज ऑल इंडिया टेम्परेचर जो कि राइज हुआ था फास्टर देन इवन द मानसून एंड समर टेम्परेचर, मतलब कि ठंडी के बाद तेज़ी के साथ में गर्मी चालू हो गई थी। और इसी से पंजाब और यूपी जैसे जो राज्य हैं ना, वहाँ पर गेहूं की फसल में हमें कमी देखी गई, वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाया था। इसके अलावा भी अन्य फसलें प्रभावित हुई थी इसी प्रकार के एकदम से टेम्परेचर राइज होने के चलते चलते। यदि हम बात कर लें कि डेली मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट का कैसा रहा, तो मार्च में 30.7 डिग्री सेंटीग्रेड था ये, जबकि ऑल इंडिया का एवरेज टेम्परेचर कितना था 33.1% या फिर 2.4% हॉटर। बात ऐसी है कि जो नॉर्थ और वेस्ट वाला स्टेट है ना, वहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, लेकिन पूरे इंडिया का एवरेज आप निकालोगे कितना तापमान रहा तो वो था 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है 2.4 डिग्री ज़्यादा गर्म था पूरा भारत। अब एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर को हम देखें तो वो बताता है काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इसमें भी, मतलब हर दिन का जो न्यूनतम तापमान है उसका हम औसत निकालें तो वो भी यहाँ पर भी हमें काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड का। सेंट्रल इंडिया की हम बात करें तो नॉर्मल जो मैक्सिमम था वो कितना था 2 डिग्री से 60 डिग्री हायर हमको देखने को मिला था। वहीं जो साउथ पेनिसुलर है इंडिया का नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर 4 से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड हायर था। वहीं तुलना करें हम नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के साथ में, इसके साथ साथ में टेम्परेचर बढ़ा है, हीट वेव आई है, हीट वेव के झटके के चलते चलते लोगों की डेथ भी हुई है। तो ये बात यहाँ पर बताई जाती है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, तो ये न केवल पार्ट रहा है चेंजेस का, बल्कि एक एविडेंस भी हमें प्रस्तुत करता है कि इसने डेथ तक ले ली है। 2015 से लेकर 2020 तक 2137 लोगों की जान गई है हीट स्ट्रोक के कारण नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। लेकिन जो साउदर्न व इंडिया है यहाँ पर 2444 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं ड्यू टू एक्सेस एनवायरमेंटल हीट के कारण। वहीं बात कर लें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हमको देखने को मिली है, लगभग 50% आप इसको कह सकते हैं। देखिए द अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट, इसको आप समझने की कोशिश करिए। ज़्यादातर शहरों में हम कंक्रीट के मकान देख रहे हैं, कंक्रीट के ज़्यादातर स्ट्रक्चर हमको देख रहे हैं, तो ये क्या काम करते हैं, टेम्परेचर शहर के टेम्परेचर को बढ़ाने लग जाते हैं। अब यदि धरती रहती है, मिट्टी के घर रहते हैं, तो मिट्टी क्या होती है ना, उस टेम्परेचर को अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन ये क्या काम करते हैं, खुद तो गर्म होंगे ही, साथ वो गर्मी को बाहर वातावरण में भी छोड़ते जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है या फिर शहरों का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहीं ग्रामीण की आप बात करोगे तो गांव में थोड़ा सी राहत होती है गांव में, क्योंकि ज़्यादातर लेंटर वाले मकान नहीं रहते हैं, खपरेल वाले घर रहते हैं, मिट्टी के घर रहते हैं, घास फूस के घर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हमें टेम्परेचर दिखाई नहीं देता। तो इंडियन अथॉरिटीज़ ये जानकारी रख रहे हैं इस प्रकार के हीट ट्रेंड्स को, जो कि हमें कुछ स्टेट में देखने को मिले हैं, जिसमें आगे है गुजरात हैविंग हीट एक्शन प्लान, जहां पर इनके पास हीट एक्शन प्लान है। तीसरी नंबर की बात यह है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, ठीक है। 28 में से 23 राज्य ऐसे हैं जो कि जहां पर ज़्यादा डिजास्टर आ रहा है, ताकि डेवलप किया जा सके HAPs दैट स्ट्रेट चेंजेस इन द बिल्ट इन्वायरमेंट। तो जो बिल्ट इन्वायरमेंट है उसमें जो हीट वेव प्रभाव डाल रही है, उसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम कर रही है। इसमें वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं ताकि हमारा जो घर है ना वो ठंडा रहे। दूसरी बात ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए हीट वेव के बारे में,
इसके अलावा इम्प्रूव करना चाहते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि यदि हीट वेव का स्ट्रोक आता है किसी पेशेंट के ऊपर तो उससे निपटा जा सके। ठीक है, तो अब ये जो खतरा है शहर से गांव की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने अब स्कीम लागू कर दी है कि हम गरीब लोगों को पक्का मकान देंगे, है ना। तो धीरे धीरे वहाँ पर भी कंक्रीटीकरण, सीमेंटीकरण होते जाएगा और जो गांव का टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो आज का समय ऐसा आ गया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए। दूसरी बात ये है, ठीक है, आप अपना जो बजट एलोकेट कर रहे हैं उसमें इस चीज़ को प्रेफरेंस दीजिए। कूलिंग प्लान्स की ज़रूरत है, जैसे कि ऊपर हम देख चुके हैं, घर किस मटेरियल के बनने चाहिए। ठीक है, और चौथे नंबर की बात ये है, एडॉप्ट करना है और मिटिगेट करना है इस चैलेंज को, ये आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। इसके बाद सेकंड नंबर का जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि नॉर्मली हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो प्लानिंग हमें उससे थोड़ा एक कदम आगे चलकर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, केवल अपनी सोच को हमें प्लांटिंग तक ही सीमित नहीं रखना है, उससे ज़्यादा भी हमें सोचना है। इसके लिए हमें फोकस किस बात पर करना पड़ेगा, हमें आज के टाइम में फोकस करना पड़ेगा पूरे के पूरे फॉरेस्ट लैंडस्केप को हम रिस्टोर कर सकें। मतलब कि केवल एक पौधे के बारे में नहीं सोचना, हमको पूरे जंगल के बारे में सोचना। पूरे जंगल को ही हम कैसे करके जिंदा कर सकते हैं, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, ताकि हम फिर से रिगेन कर सकें इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी एंड इम्प्रूव ह्यूमन वेलफेयर। इससे फ़ायदा होगा, जो हमारा जो इकोलॉजिक है, पारिस्थितिक तंत्र है, प्रभावित हो रहा है पर्यावरण में वृक्षों की कटाई से, उसको हम रिवाइव कर पाएंगे। इसके साथ साथ में हम हमारी ह्यूमन वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो योजना है सिर्फ पेड़ लगाने से कहीं अधिक होना चाहिए। दूसरी बात ये है, पारिस्थितिक कार्य क्षमता हमें हासिल करना है, मानव कल्याण में सुधार करना है, तो इसके लिए वन परिदृश्य बहाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, कहाँ का, पिछले ही महीने लगभग 100 महिलाएं शामिल थीं। ठीक है, काम कर रही थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, तो जो मनरेगा एक्ट है गांव के लोगों को, जो अनस्किल्ड लेबर है उनको कानूनी गारंटी देता है। आप काम की मांग करोगे तो सरकार आपको 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करेगी। आपने काम की मांग करें, आपका जॉब कार्ड बन गया, लेकिन यदि आपको काम नहीं मिला तो 15 दिन के भीतर आपको काम देने की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि सरकार नहीं दे पाती है तो सरकार को उसका भत्ता देना पड़ेगा। इस प्रकार की कानूनी गारंटी प्रोवाइड करता है मनरेगा एक्ट। कई सारे काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं, जैसे कि गांव में कुछ बिल्डिंगें बनाना है। ठीक है, इसके अलावा गांव में तालाब खोदना है, कुएं खोदना है सार्वजनिक महत्व के। ठीक है, या फिर सिंचाई के लिए नहर बनाना है ताकि सबकी भलाई हो सके। तो इस प्रकार के काम मनरेगा के अंतर्गत किए जाते हैं। एसेट जनरेट करने के काम भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं को हमने देखे पिछले महीने, जिसमें थी 100 महिलाएं। वो पिट्स खोद रही थी, गड्ढे खोद रही थी और उनमें ट्री की प्लांटिंग कर रही थी। ठीक है, इसके बाद उनमें पानी देते जा रही थी। ये गांव है नांगल खुर्द विलेज, मानसा डिस्ट्रिक्ट, पंजाब का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये कैसे टाइम में किया जा रहा था, जस्ट इन द टाइम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5 जून। इस प्रकार के काम ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि 5 जून के आसपास किए जाते हैं, जब हम विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कुल मिला के हमने क्या देखे, यहाँ पर समुदाय का इफ़ोर्ट हमको देखने को मिला था। वो कैसे, महिलाएं तो मनरेगा के अंतर्गत काम कर ही रही थीं, 50 यंग पीपुल भी इसमें शामिल थे जो कि लोकल क्लब से आते थे। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व था
और ये एक प्रकार से एग्जाम्पल सेट किया गया है कम्युनिटी इफोर्ट का। तो कोई भी एक अकेला व्यक्ति मिलकर के, अकेला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है जब तक कि पूरा समुदाय इसमें साथ में ना आ जाए। जैसे कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आया, दूसरी नंबर से कुछ नए नए उम्र वाले लड़के भी आए और वृक्षारोपण का काम ये कर रहे थे। वन महोत्सव की बात करी जाती है, इसी महीने की हम बात कर लें, ठीक है। ये टाइम है वन उत्सव को सेलिब्रेट करने का, जिसका मतलब ये ऐसा है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, सेलिब्रेट द फॉरेस्ट। यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें वन महोत्सव की, तो ये जाती है 1947 जुलाई के महीने में, जबकि इसका पहली बार ऑर्गेनाइजेशन किया गया था पंजाब के बॉटनिस्ट थे एम.एस. रंधावा के द्वारा। इन्होंने इसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था। फिर 1950 में कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी और एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो ये एक पर्यावरणविद थे, इसके साथ में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे, ठीक है। इन्होंने क्या काम करा, इस कैंपेन को नेशनल कैंपेन तक लेके गए थे, ठीक है, कि हम इसको स्टेट तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसको हम नेशनल लेवल पर ले करके जाएंगे, तभी से हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया की आज का जो वर्ल्ड है, फॉरेस्ट, आखिर फॉरेस्ट में ज़रूरत क्या है, ठीक है, ये हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के टाइम में पूरी दुनिया को ज़रूरत है, फॉरेस्ट की ज़रूरत है। फॉरेस्ट की ज़रूरत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा और उनको रिस्टोर भी करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डिबेट ये आ जाती है, ठीक है, इफोर्ट्स अराउंड द ट्री प्लांटिंग के लिए जो इफोर्ट्स लगाए जा रहे हैं, उसमें कुछ सवाल खड़े होते हैं हमारे सामने, ठीक है। पहले नंबर का क्वेश्चन ये है, इज़ देयर ए राइट वे टू डू इट, क्या कोई बढ़िया रास्ता है कि हम इसको कर सकें। दूसरी बात नंबर ये है, क्या करना है क्या नहीं करना है यदि हम मास ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम एक बहुत बड़ी पिक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहली नंबर की बात ये है, IUCN को हम देख लेते हैं। IUCN क्या कहता है, यदि हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कंट्रीब्यूट करता है लगभग 12% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके चलते चलते ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो 12% बढ़ जाएगा। दूसरी नंबर की बात ये है, जो टोटल एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है बाय द प्राइमरी फॉरेस्ट इन इंडिया, वो डिक्रीज़ हुआ है 3.6%। भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन आते हैं, उस क्षेत्र का 3.6% हिस्सा में गिरावट देखने को मिली है, ऐसा IUCN का कहना है। तो आज के टाइम में जो हमारा फोकस है वो किस में है, पहली नंबर की बात ये है, गवर्नमेंट रिलाइड करती है एफॉरेस्टेशन में एंड रिफॉरेस्टेशन में। इसका मतलब ये हो गया, इस्टेब्लिश करती है सरकार ट्री ऑन नॉन ट्रीड लैंड, जहाँ जंगल है वहाँ पेड़ पौधे नहीं लगा रही है, जहाँ पर ज़मीन खाली है वहाँ पर सरकार ट्री लगाने का काम करती है, ठीक है। उनमें कौन कौन सी जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, उसमें कौन कौन सी बातें इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर बताते हैं इवॉल्व है, ठीक है। तो आज के टाइम में फोकस किया जा रहा है ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन को लेकर के, मतलब एक प्रोसेस जिसमें रिगेन किया जा रहा है इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी को, इसके साथ साथ में इम्प्रूव किया जा सके ह्यूमन वेलफेयर एक्रॉस डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंडस्केप। जहाँ पर हम वृक्षों की कटाई कर रहे हैं या फिर जहाँ पर वृक्षों को लगा रहे हैं, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम हमें करना है। तीसरी नंबर की बात ये है, हमारे पास में जो हम जो अप्रोच अपना रहे हैं,
हमें माइंड में क्या रखना है, मल्टीपल लैंड यूज़। जैसे कि केवल पेड़ अकेले लगा दिए और वहाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वहाँ पेड़ भी लगाएं और वहाँ हम खेती भी कर पाएँ, ऐसा भी होना संभव होना चाहिए। क्योंकि ये लोगों की आज के टाइम में शॉर्ट टर्म की भी ज़रूरत को पूरा कर सके और लॉन्ग टर्म की भी ज़रूरत को पूरा कर सके। चौथे नंबर की बात ऐसी है, फॉरेस्ट लैंडस्केप को रिस्टोर कर रहे हैं, इसमें कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व करिए। ठीक है, यदि आप डिज़ाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, म्यूचुअली एडवांटेजियस इंटरवेंशन फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ लैंडस्केप। तो यदि आप किसी प्रकार की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें लोकल कम्युनिटियों को इन्वॉल्व करिए। उसकी डिज़ाइनिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में लोकल कम्युनिटी लोग शामिल रहें, ये बात इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाँचवें नंबर की बात ये बताई जाती है कि लगभग 2 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जहाँ पर आप देख रहे हैं वृक्षों का नाम निशान तक नहीं है, ऐसा है विश्व में, यहाँ पर स्कोप है, पोटेंशियल स्कोप है, ताकि हम यहाँ पर रिस्टोर कर सके एज ए फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, 2 बिलियन हेक्टेयर मतलब 140 मिलियन हेक्टेयर इसमें इंडिया में शामिल है। इतनी ज़मीन में हम लैंड क्या कर सकते हैं, जो डिग्रेडेड लैंड है यहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। छठवें नंबर की बात ये बताई जाती है, इसका जो क्रूशियल एस्पेक्ट है, व्यू है इस प्रोसेस का, वो क्या है कि हमें इंश्योर करना है डाइवर्सिटी को। ऐसा नहीं कि हमने नीम ही नीम लगा दिए हर जगह, नीम के साथ साथ में जो लोकल वहाँ उगने वाले पेड़ पौधे हैं हमें मिक्स करके लगाना है, यहीं से बनता है जंगल। तो 7वें नंबर में यही है कि एक ही प्रजाति के पौधे लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कई किस्म के नेटिव वहीं उगने वाले पौधों को लगाइए। इससे क्या होता है, ये जो मिक्स्ड पौधे होते हैं ना, ये कार्बन को ज़्यादा अपने आप में सोखते हैं, यदि अदर मोनोकल्चर प्लांटेशन की हम बात करें उनसे। तो इसके अलावा यदि आप डाइवर्स स्पीसीज़ की प्लांटिंग करते हैं तो वो हेल्दियर रहता है फॉर लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एंड देयर लाइवलीहुड। ठीक है, हो सकता है आपने ऐसे पौधे लगा दिए जिससे कोई फल फ्रूट उनको मिल ही नहीं रहा है, यदि उनको कोई फल फ्रूट जड़ी बूटी मिलती है तो लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, उनकी जीविका आसानी से चल पाएगी। एक इंटरनेशनल स्टडी है जो कि पब्लिश की गई थी कुछ टाइम पहले इसी साल एक पत्रिका में, साइंस पत्रिका में, उसमें ऐसा बताया गया था कि डाइवर्सिफाइंग स्पीसीज इन फॉरेस्ट प्लांटेशन, यदि हम फॉरेस्ट प्लांटेशन में अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब जैसे पंजाब में एग्जाम्पल हमने देखे थे, कम्युनिटी प्रोएक्टिवली प्लांटिंग कर रही थी नेटिव स्पीसीज़ की, जैसे कि झाड़ मतलब प्रोस्पिस सिनेरिया, देसी कीकर, इसके अलावा फरवान, विच आर रेजिलेंट एंड एक्लिमेटाइज्ड। ठीक है, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है मतलब ढल जाना, पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ये ढाल लेता है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और जो इस प्रकार की ज़्यादातर जो सैपलिंग हम देख रहे हैं उनमें से इनमें हाई सर्वाइवल रेट है, लगभग 90% का। ए वाइटल रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल रिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, और रिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो ट्री की प्लांटिंग की जाती है इसके कई सारे फायदे होते हैं। पहली बात, फॉरेस्ट इंटीग्रल हैं, किस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रेगुलेटिंग करते हैं ये इकोसिस्टम को, इन्फ्लुएंस करते हैं कार्बन साइकिल को, इसके अलावा मिटिगेट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का जो असर, जलवायु परिवर्तन का असर, उसको कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में जो सालाना हम यदि देखेंगे कितना कार्बन ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो लगभग 2.6 बिलियन टन कार्बन को ये एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं एब्जॉर्प्शन में क्या इंक्लूड है, 33% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से जलाने पर जो CO2 उत्सर्जित हो रही है
उसका 33% हिस्सा तो पेड़ पौधे अपने में सोख जाते हैं। इसलिए फॉरेस्ट का कितना महत्व है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। कई सारे एकेडमिक्स हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, वो क्या कह रहे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इनरिच करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। दूसरी बात, उस एरिया में, उस ज़मीन में पेड़ पौधों के नीचे आपको पानी मिल जाएगा, आप खुदाई करोगे तो। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करता है। साथ ही में जो रूरल इकोनॉमी है, गांव की अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ट्री प्लांटिंग प्रिवेंट्स इरोजन एंड स्टेम फ्लडिंग। यदि आप ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पौधे मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, पौधे की जड़ें ना मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, मिट्टी के बहाव को रोकती हैं, स्टेम फ्लडिंग को रोकने का काम करती हैं। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो हमने देख ही लिए हैं। यहाँ पर कुछ ह्यूमन डायमेंशंस भी हैं, दैट इज ए द फ्रंट एंड द सेंटर। वो क्या क्या चीज़ है? अभी तो हमने देखे थे नेचर के संबंध में फ़ायदे, आज हम देखेंगे मानव के संबंध में फ़ायदे। तो कई सारे मिलियंस ऑफ लाइव्स और लाइवलीहुड इंटरवाइंटेड हैं विथ आवर फॉरेस्ट के साथ में, है ना। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है इंटरवाइंड, इसका हम अर्थ देख लेते हैं। ट्विस्ट या फिर ट्वाइन टुगेदर, जिस प्रकार से जड़ लिपट जाती है पेड़ पौधे में, ठीक उसी प्रकार से फॉरेस्ट का और ह्यूमन लाइफ का सीधा सीधा संबंध होता है। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके लिए वो रिसोर्स के काम करते हैं, बेसिक गुड्स और सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं। और इंडिया तो आप जानते ही हैं वो कैसा इकोनॉमी है, इंडिया अभी एग्रीकल्चर वाला इकोनॉमी है। यदि हम बात कर लें सस्टेनेबल फॉरेस्ट क्रॉप्स की, पहले नंबर की बात ये है, ये रिड्यूस करते हैं फूड इनसिक्योरिटी को। सेकंड नंबर की बात ये है, वुमेन को एम्पावर करते हैं। तीसरे नंबर की बात ये है, उनको अलाउ करते हैं, ठीक है, कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन डाइट ले सकते हैं और नए इनकम का रास्ता उनके लिए खोजने का काम करते हैं। ठीक है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, इसके माध्यम से जो गांव वाले लोग चले जाते हैं शहर में कमाने के लिए, वो उनका जाना रुक जाता है। उनको जब अपने यहाँ पर ही रोज़गार मिल रहा है, यहाँ पर ही कमाई का साधन अवेलेबल है, तो वो शहर क्यों जाएंगे। छठवें नंबर की बात ये है, ठीक है, यदि आप ट्री की प्लांटिंग कर रहे हो तो वो डीपली लिंक है किसके साथ में, होलिस्टिक वेलबींग ऑफ ऑल इंडिविजुअल। सभी का भलाई होने वाला है इसमें, पूरी कम्युनिटी का भलाई होने वाला है, पूरे प्लानेट का भलाई होगा इससे। इंडिया की तरफ से कौन कौन से एफर्ट लगाए गए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, यहाँ पर बताया जाता है। पहले नंबर का जो प्रोग्राम है 2021 से 2030 तक यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोर के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जोर दिया जा रहा है कि हमें रिस्टोर करना है डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसमें इंक्लूड है फॉरेस्ट को। सेकंड नंबर की बात ऐसी है कि 2011 में बॉर्न चैलेंज को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें पूरी ग्लोबली गोल रखा गया था कि हमें रिस्टोर करना है 150 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड ज़मीन का 2020 तक। वहीं यदि देखा जाए ना, 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को हमें जंगल लगाना है, ऐसा घोषणा इसमें किया गया था। इंडिया ने ज्वाइन किया था बॉर्न चैलेंज 2015 में और प्रतिज्ञा करा था कि हम रिस्टोर कर देंगे 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड को 2030 तक। वहीं यदि हम एडिशनली बात कर ले कार्बन सिंक की, 2.5 मिलियन से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, इसके बराबर कार्बन सिंक हम बनाएंगे, ठीक है, थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के माध्यम से, और ये टारगेट है 2030 तक का। इसी के साथ में, ठीक है, मायरिड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो कि लॉन्च किए गए थे। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, मायरिड मतलब होता है असंख्य, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए गए। पहला नंबर का है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। सेकंड नंबर का बात है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसको ग्रीन इंडिया मिशन बोलते हैं। नगर वन स्कीम है,
फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है ना, टू नेम ए फ्यू। चौथे नंबर की बात है, देयर इज ए स्पॉटलाइट ऑन यूथ वाया। ठीक है, यूथ लोग कैसे करके इससे जुड़ सकते हैं, इसके लिए ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं नव युवकों के लिए। ठीक है, ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, किस मामले में, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट सेक्टर में। स्टेट गवर्नमेंट भी इस मामले में पीछे नहीं रही हैं, है ना। यदि इस मामले में हम देखें तो तेलंगाना का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है तेलंगनाकू हरिताहरम प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा लार्ज स्केल का ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम है जिसमें तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया था। फिर भी आखिर समस्या है क्या? पहले नंबर की बात यह है, हमें किस एरिया में रिस्टोरेशन का काम करना है, उस एरिया की पहचान करना है। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ पर रिसर्च और साइंटिफिक स्ट्रेटजी है प्लांटिंग की ना, उसमें ज़्यादा कोई महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग लोग, अलग अलग जो स्टेक होल्डर है ना, वो अलग अलग सोचते हैं पेड़ पौधों को लेकर के। अब जंगल के बीच में रहने वाला कोई आदिवासी व्यक्ति है, उसको किसी काम के लिए घर बनाने की लकड़ी की ज़रूरत है, तो वो क्या काम करेगा? एक पेड़ को तो काटेगा ही नहीं, काटेगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे ना, तो इसमें जो स्टेक होल्डर शामिल हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। चौथे नंबर की बात यह है, फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, जिसके चलते चलते एफोरेस्टेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब हम प्लांटिंग की बात करते हैं। तो प्लांटेशन हमें करना है, तो आखिर इसका राइट वे होगा क्या? यदि हमें सक्सेसफुल फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोर करना है तो हमें प्रोएक्टिवली ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लैंडस्केप है उसको हमें शामिल करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ साथ में फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हमें ड्यूरेबल बनाना है और एडजस्टेबल करना है इन द फेस ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस सोसाइटियल नीड। ठीक है, तो मौसम की मार वो झेल सके, फ्यूचर चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको सह सके। इसके अलावा समाज की जो ज़रूरत है उस हिसाब से हमें पौधों का प्लांटेशन करना है। इसके अलावा यहाँ पर हमें ज़रूरत है इन्वॉल्वमेंट हमें करना है, अलाइनमेंट करना है सभी स्टेक होल्डर्स को, कम्युनिटी को, चैम्पियंस को, और गवर्नमेंट भी शामिल हो, इसमें ज़मीन का मालिक भी शामिल होना चाहिए। तीसरे नंबर की बात यह है, नेचुरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को आप रिस्टोर करना चाहते हो, उसको बचाना चाहते हो, उसको कैसे मजबूती मिलेगी? इसमें पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बाय इंगेजिंग स्टेक होल्डर एज इन द पंजाब एग्जाम्पल। ठीक वैसे ही करना पड़ेगा जैसा कि हम पंजाब में देखते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट में डिपेंड रहने वाले लोग हैं, है ना, उनको भी अपने माइंड में हमें ध्यान रखना है कि उनका किसी प्रकार से नुकसान हमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है कि उनका जो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है ना, उसका इतिहास है, वो वहाँ से ख़त्म ही हो जाए। पाँचवें नंबर की बात ये है, वुमेन और यूथ कहाँ के, मानसा डिस्ट्रिक्ट के, वो सिक्योर कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ देयर कम्युनिटीज़ का एंड देयर वेल बीइंग वाइल मैक्सिमाइजिंग द रिवार्ड्स ऑफ द ट्री प्लानिंग। इसके बाद वाला जो हमारा आर्टिकल है वो बताता है इजराइल और ईरान के बीच में संबंध को लेकर के। पूरा इतिहास से इसकी शुरुआत करी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सबसे शुरू में क्या हुआ था, इजराइल और ईरान के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे थे। बात कब की है? यहाँ पर 1977 की है। मोहम्मद रेजा पहलवी, ये साथ है ईरान के, इन्होंने एलजी हसन तूफानियन को भेजा था इजराइल कि जाओ भैया आप वहाँ से कुछ रक्षा सौदा तो करके लेके आओ, अपने संबंध को बढ़िया बनाइए। तो इसका फ़ायदा भी मिला था ईरान को। ईरान को फ़ायदा ऐसा मिला था कि हम आपको पैसा देंगे, हम आपको तेल देंगे, आप हमको हथियार दीजिए। उस टाइम में बात बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में कंडीशन पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म होने लगी।
संबंध इजराइल के और ईरान के बीच में बिगड़ने लगे थे। अब लेकिन इजराइल का बिल्कुल मूड बदल गया है। इजराइल ईरान को हथियार नहीं देना चाहता है, ना ही वो ये चाहता है कि ईरान की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो हो, ना वो ये चाहता है कि वो परमाणु हथियार को बनाए। ठीक है, फिर 2015 में एक कानून लेकर के आया था अमेरिका, जिसके अंतर्गत ठीक है जो परमाणु हथियार है ना, उनका यूज़ आप युद्ध के लिए नहीं करेंगे या फिर उनका निर्माण आप नहीं करेंगे, खाली एनर्जी के मामले में आप उसका उनको निर्माण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नियम लेके आया था उसमें। अब डोनाल्ड ट्रंप के शासन में ऐसा हुआ, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के शासन में ऐसा हुआ था, अमेरिका ने ये कहा था आप अपने परमाणु कार्यक्रमों को कम करिए, उसके बदले में हमने जो आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं उसको हम कम करेंगे। इस बात से अमेरिका पीछे हट गया, उसने उसके ऊपर सैंक्शन और भी ज़्यादा तेज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक काफ़ी बड़ी हस्ती थी ईरान की, उनकी एक मिसाइल अटैक के द्वारा हत्या कर दी जाती है, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए जाते हैं। इससे अमेरिका के साथ में उसके संबंध और भी ज़्यादा बिगड़ गए थे। इसके बाद इजराइल और अमेरिका के बीच में तो युद्ध की हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं, मिसाइल अटैक के कुछ एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी से देख चुके हैं, तो यहाँ से भी उनके बीच में संबंध काफ़ी ख़राब हुए। ठीक है, अलग अलग स्टेक होल्डर अलग अलग सोच रखता है इस डील को लेकर के। किसको लेकर के? ईरान को लेकर के। अभी आप देखोगे ना तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन से अमेरिका ने अपने आप को पीछे कर लिया है। ऐसे समय में इजराइल उभर के आ गया है। ठीक है, इजराइल अपनी उपस्थिति को यहाँ पर काफ़ी बढ़ा कर रख रहा है। अब जब अमेरिका अपना यहाँ से फोकस को हटा रहा है तो वो दूसरी तरफ लगा रहा है अपना दिमाग वो इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ दौड़ा रहा है, इधर वो ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहता। इस प्रकार की बातें यहाँ पर करी जाती हैं। अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिका की तो खाली यही सोच है कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को कम करो, बदले में हम आपको सैंक्शन से फ्री करेंगे या फिर उनको कम करेंगे। लेकिन इजराइल काफ़ी कुछ चाहता है। इजराइल हमेशा ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा है। परमाणु कार्यक्रम तो ये आगे बढ़ा ही नहीं पाए, इसकी इकोनॉमी भी हमारी मुट्ठी में रहना चाहिए, हमसे डाउन ही रहना चाहिए, ऐसा उसकी तरफ से सोचा जाता है। ऑक्टोपस स्ट्रेटजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इजराइल और ईरान के बीच में कुछ संबंध में हम खटास देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का वर्ड यूज़ किया गया है। इजराइल ने कैरी आउट किया था कोवर्ट ऑपरेशन। कहाँ पर? ईरान के भीतर में टारगेट कर रहा था वो इसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को। ठीक है, इसके लिए फॉर्मर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने क्या कहा था? ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन कहा था। इसका मतलब ये है जो ऑक्टोपस है ना, उसके सर में आप चोट करिए, उसकी जो टेंटिकल्स है ना, जाल रहते हैं, उन पर आप मत चोट करिए, ऐसा उनका कहना था। अब ईरान ने भी इसका सही जवाब दिया, उसने ड्रोन अटैक किया, टारगेट किया था। ठीक है, वो उसका क्या क्लेम करना था कि जो इजरायली ऑपरेशन नॉर्दर्न इराक में चल रहे हैं ना, हम उसको सबसे पहले ख़त्म करेंगे, इसलिए उसने ड्रोन अटैक किया था। चौथे नंबर की बात यह है, फिर इजराइल भी पीछे नहीं आया, उसने कैरी आउट किया था 100 ऑफ एयर स्ट्राइक इनसाइड सीरिया इन रिसेंट ईयर। सीरिया में कुछ हमें स्ट्राइक देखने को मिली थी, जिसमें टारगेटिंग किया गया था ईरानियन सप्लाईज और प्रॉक्सी को। जबकि जो नवल कॉन्फ्लिक्ट है ना, दोनों कंट्री के बीच में हमें देखने को मिला था, जहाँ पर जो शिप्स थे ना, लिंक किया जाता है उनको हैव कम अंडर अटैक इन द गल्फ में युद्ध के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसा कुछ बोला जाता। इसके साथ साथ में जो अरब सागर और मेडिटेरियन वाटर है, यहाँ पर भी युद्ध की घटनाएं तेज़ी के साथ में बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला है। कहाँ पर? वेस्ट एशियाज एंटी ईरान एक्सिस में, यूएस, इजराइल और गल्फ किंगडम। ठीक है, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या काम करती हैं कि तेज़ी के साथ में आप ख़त्म करो, ऐसे करके उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था। तो यदि ईरान अचीव कर लेता है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, जबकि आप यदि देखोगे ना, इट डज़ नॉट मेक ए बॉम्ब, तो
इससे क्या होगा, जो रीजनल बैलेंस है ना वो बिल्कुल बिगड़ने वाला है। वो किसके फेवर में चले जाएगा, आज के टाइम में ये इजराइल के फेवर में है, वो ईरान के फेवर में भी जा सकता है। ठीक है, दो तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर किसी प्रकार की कॉन्सेंसस नहीं बनी और हाउ टू एड्रेस दिस चैलेंज, इस चैलेंज से आप निपटोगे कैसे करके, इस बात पर अभी किसी प्रकार की सहमति नहीं। ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम करा था, उसने एक साइन किया था 2015 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट को ईरान के साथ में। इसके अंतर्गत कट ऑफ किया जाएगा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान के द्वारा और हम इधर इकोनॉमिक सेंस का हमको हटाएंगे। लेकिन इजराइल और जो गल्फ किंगडम है ना वो हैप्पी नहीं थे जेकोपा के साथ में, जिसको जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं ना, एज द डील इज नॉन, क्योंकि रिटर्न फॉर लिमिटिंग ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम द एग्रीमेंट प्रोमिस्ड इकोनॉमिक रिवार्ड टू इस्लामिक रिपब्लिक। तो जेकोपा से जो जॉइंट एग्रीमेंट हुआ था उससे इजराइल खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था, इससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कम तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे क्या दिक्कत आ जा रही, जो इस्लामिक रिपब्लिक है ना वो उसको इकोनॉमिक रिवार्ड दिया जा रहा, वो पसंद नहीं आ रहा इजराइल को। इससे क्या हो सकता है, इससे ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा ईरान में। ये नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम पावर बन जाएगा पूरे वेस्ट एशिया में, ऐसा वो नहीं चाहता है इजराइल। इजराइल ये चाहता है कि नॉट जस्ट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम टू बी स्कटल, न केवल इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करो, लेकिन इसका जो राइज हो रहा है इसको भी आप कॉन्टेन करिए। इजराइल देखता है कंसर्न के तौर पर, ठीक है, वाशिंगटन को, when the Trump administration decided to unilaterally pull out US out of the nuclear deal, reimpose sanction on ईरान in 2018। तो इजराइल के लिए ये भी चिंता की बात थी कि ईरान जो है ना, अमेरिका अपनी डील से पीछे आ गया था एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, एडम ट्रंप के दौरान में। कैसा प्रेशर ईरान के ऊपर डाला गया और कैसा उसने जवाब दिया। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर सैंक्शन बढ़ाते ही गया, दबाते ही जाओ इसको, वहीं ईरान भी पीछे नहीं हटा, उनने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिए थे। उसके अंतर्गत, ठीक है, उसने सबसे पहले तो सऊदी अरबिया और जो गल्फ वाटर्स है यहाँ पर अटैक तेज कर दिए। दूसरी नंबर अपनी ये जो प्रॉक्सीज है ना, जिनके सहायता से ये अपने अपने काम अपने साधते रहता, उनको सपोर्ट चालू कर दिया। तीसरे नंबर की बात यह है, स्पेशली ये काम किया था हाउदीज के द्वारा यमन में, हु नाउ पोज ए डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंज टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के लिए सबसे बड़े खतरा है और यूनाइटेड अमीरात के लिए भी ये खतरा माने जाते हैं ये ग्रुप। इसके अलावा इसने स्टार्ट कर दिया था बहुत बड़े अमाउंट में ये जो यूरेनियम है ना हायर प्योरिटी का, उसको इनरिच करना चालू कर दिया था। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूजेस का डेवलपमेंट भी चालू कर दिया था। तो देखा जाए ना तो 2015 की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पहली बात यह है, ईरान अभी डोमेस्टिक प्रेशर को फील कर रहा है क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही। दूसरी बात यह है, यहाँ पर एकदम कट्टरपंथी सरकार आ गई है, आप इसको बोल सकते हैं, तो उनको मनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। तीसरी बात यह है, अमेरिका चाहता है कि वो एड्रेस करे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, लेकिन इट वांट्स टू डू थ्रू टॉक्स, वो बातचीत के माध्यम से ये चाहता है ना, एज इट डज नॉट वांट टू गेट स्टक इन अनदर कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। वो नहीं चाहता है कि वेस्ट एशिया में कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आए और हम फिर उलझन में फंस जाए। उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अभी कहाँ पर है, यूरोप और इंडो पैसिफिक वाले एरिया में उसका फोकस है। जब देखो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो ईरान ने कहा कि देखो हमारी बातचीत होने वाली है और हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर डील को लेकर के, लेकिन देखा जाए तो अभी उतनी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है।